जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज 5 सितंबर टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस है। मुझे कहा गया है कि आप बात करें उन टीचर्स के बारे में जिनके आप ऋणी हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा आदरणीय वीआरएस कौलगी साहब का। कौलगी सर जो गुजरात के अलग अलग सरकारी और नॉट फॉर प्रॉफिट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते एंड ही इज़ अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। उनसे जो चीज़ें मैंने सीखी और मैं आपको बताना चाहूँगा, खासकर ऐसे लोग जो आगे टीचिंग प्रोफेशन में जुड़ना चाहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्लीन जोक्स एट द राइट टाइम। देखिए, क्लास में विद्यार्थी बोर हो जाते हैं तो बीच में जोक मारना पड़े, लेकिन हमेशा वो ऐसा होना चाहिए जिसका टॉपिक के साथ कोई लेन देन हो। ये नहीं कि बस खुश करने के लिए कहीं पर भी हाथी चींटी का जोक लगा दिया। देयर हैज़ टू बी अ पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, जब भी गुड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एथिक्स के बारे में सर पढ़ाते तो कौलगी सर एक जोक मारेंगे कि वो कैसे भूटान घूमने गए थे। भूटान में जो नरेश यानी राजा है, उसको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है, तो अपने आर्मी और सिविल सर्विस के ऑफिसर्स की टीम बना के भूटान नरेश फुटबॉल खेलेंगे, लेकिन वो कहेंगे मैं गोलकीपर बनता हूँ। नीडलेस टू से सामने वाली टीम कभी एक भी गोल दागती नहीं थी। अब यहाँ पर वो मार्मिक व्यंग है कि क्योंकि सामने जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको डर लगेगा कि गोलकीपर राजा खुद है, तो हम गोल मारेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा और अपना प्रमोशन रुक जाएगा। एंड देन ही कौलगी सर वुड गो ऑन टू एक्सप्लेन कि गुड गवर्नेंस क्या होता है, सिविल सर्विस के अंदर क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए वगैरह। ये नहीं कि ज़बरदस्ती हर जगह राजा और राजे का कट्टा घुसेड़ दिया। तो क्लीन जोक्स आजकल आप पाएंगे कि इंडस्ट्री में काफ़ी सब गंदगी मची है, और इससे भी ज़्यादा अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह में देखें, बिना गंदी बात किए कोई जोक बनता ही नहीं है। जबकि बिना मतलब शालीनता से, विदाउट यूजिंग एनी वल्गैरिटी, इफ़ यू कैन मेक पीपल लाफ, वो सिर्फ वो आदमी कर सकता है जिसके पास बहुत ही डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सारे टॉपिक्स की। तो मैं ये कोशिश करता हूँ। ऑफकोर्स अब क्योंकि यूट्यूब साइट पे आप जब पढ़ाते हैं तो आपको पेज व्यू और एंगेजमेंट चाहिए, तो कुछ बार ज़बरदस्ती फिल्मी हीरो हीरोइन का सब मीम वगैरह डाल के जोक मारने पड़े, जो गरिमा से विपरीत है। तो अपनी मजबूरी है, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी दिन मैं उनके जैसा बन पाऊँ कि एकदम क्लीन जोक्स एंड स्टिल यू कैन मेक पीपल लाफ एंड इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। दूसरी उनकी खास बात, कीपिंग द प्राइवेट लाइफ प्राइवेट। कौलगी सर की धर्मपत्नी को कुछ बीमारी थी, पैरालिसिस या कुछ, और कई सालों तक उनकी इलाज चला और फिर उनका देहांत हो गया। लेकिन कभी भी उन्होंने ना क्लास में ना क्लास के बाद कभी भी उन्होंने उसकी बात हमें नहीं की। हमेशा अपने प्राइवेट जीवन को प्राइवेट ही रखा। हमारे सामने जब भी आए टीचर के रूप में ही आए। मैं इस पे बाद में सोचता हूँ, और मेरा खुद के एक्सपीरियंस से मैं कहूँगा इसके 2 कारण होंगे या होने चाहिए या हो सकते हैं। पहला कि आप समझो, टीचर के रूप में आप हमेशा चाहेंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो हमेशा विद्यार्थी उसको गंभीरता से ले। अगर आपको ऐसा करना है तो आपने हमेशा एक उससे दूरी बना के रखनी पड़ेगी। आपने ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि मैं एक अलग चरित्र है मेरा। लेकिन अब पूरा दिन, अब समझो कि आजकल आप यूट्यूब पे कुछ टीचर्स शादी का प्रस्ताव भी यूट्यूब लाइव लेक्चर में करें, उनका जो भी वेडिंग एनिवर्सरी है, करवा चौथ है, सब कुछ उधर ही मनाए, तो फिर लर्नर को अल्टीमेटली क्या लगेगा कि ये तो अपने जैसा ही है या ये अपने पड़ोसियों जैसा ही है। एंड दैट इज़ अल्टीमेटली हार्मिंग यू एज अ टीचर। क्योंकि फिर आप जब उन विद्यार्थियों को कड़क शब्दों में कुछ कहें, नहीं ये टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं ये वाला तो ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी, दे विल नॉट टेक यू वेरी सीरियसली। तो टीचर ने हमेशा अपने आप को अलग इस प्रकार से रखना चाहिए, कीपिंग द प्राइवेट लाइफ प्राइवेट। तभी आप उसकी प्रोफेशन को जस्टिस दे सकते हो। और जिन विद्यार्थियों से आपने फीस ली है, अल्टीमेटली आपको उनको सीरियसली चीज़ों को डिलीवर करना है, सक्सेस दिलाना है, तो दिस इज़ रिक्वायर्ड। सो कीपिंग द प्राइवेट लाइफ प्राइवेट। तीसरी उनकी खास बात जो रही, डिग्निफाइड डिस्टेंस आफ्टर स्टूडेंट्स बिकम टॉपर। उनके खास में से खास विद्यार्थी भी एक बार टॉपर बन जाए तो फिर सर एक दूरी बना के रखते थे उनके। मतलब ये नहीं कि हर जगह वो बोलते रहे देखो मैंने पढ़ा है तो ये पास हुआ है, या हमेशा ट्रैक रखे कि देखो अब इसका यहाँ पर पोस्टिंग हुआ है, अब इसका इधर प्रमोशन हुआ है। वो कुछ देखते नहीं, याद नहीं रखते, मतलब वो गए बच्चे। अब ये भी बहुत ज़रूरी है, जो गीता में भी संदेश है कि कर्म के बाद वो फल से और उससे अपने को थोड़ा दूर रखना चाहिए। अदरवाइज व्हाट हैपन्स,
जब आप बार बार ये बोलना शुरू करें मैंने तो इसको पढ़ा था और ये टॉपर बन गया, तो एक प्रकार से अहंकार अपने अंदर आने लगता है। और अगर आप हमेशा ये देखते रहे अच्छा मेरा पढ़ा हुआ टॉपर अब आज कौन सी पोस्ट पर कहाँ पोस्टेड है, तो धीरे धीरे मन में एक लालच उत्पन्न होती है कि मैं कैसे उसका फ़ायदा उठाऊं, कैसे मैं किसी सेमिनार में उसको बुला के और भीड़ जमा करूं और अपने कोर्स बेचूं, या कैसे मैं अपना कोई पासपोर्ट का वीज़ा का काम उससे करवा लूं। अब स्वाभाविक है वो अब अफसर बन गया है, उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है, कभी वो आपकी शर्म में काम करेगा कभी नहीं करेगा, और ये पूरी प्रोसेस में हमेशा आप ही दुखी और परेशान होते हैं। इसलिए हमेशा कोई टॉपर बन गया तो ये सोचना चाहिए कि वो अपना एक ऐसा परिवार का सदस्य था जिसकी अब वो शहर चला गया है और हम गांव में रह गए हैं, तो अब वो अपनी दुनिया में हम अपनी दुनिया में हैं, तो पूरा दिन वो उस पर नज़र नहीं रहनी चाहिए अपनी। दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, और मेरी भी ये हमेशा कोशिश रही है उनसे सीख कर, कॉलगी सर से सीख कर। ऑफकोर्स उसके कुछ नेगेटिव आयाम भी आते हैं, कुछ बार टॉपर्स को ऐसा लगे कि ये तो कभी हमसे बात भी नहीं करते, ये बहुत हवा में उड़ते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक वैराग्य होना चाहिए काम में। चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी आप कोई भी प्रोफेशन में ये तो आपको करना चाहिए, ड्रेस शार्प। चाहे आप पढ़ा रहे हैं, मीटिंग में हैं, घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, हमेशा ड्रेस शार्प। आदमी की इज्जत उसके कपड़ों से है। प्रैक्टिकल में एग्जांपल दूं तो एक ऐसे टीचर थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन हमेशा वो कपड़े एकदम मतलब दिल्ली के सीएम जैसे वो पहने। अब हुआ ये कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक एक बार ऐसे ही इंस्पेक्शन में निकले कि कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, फिर इनको देखा, और फिर ये पढ़ा भी रहे थे, वो अच्छा ही पढ़ा रहे थे, लेकिन पता नहीं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक को कुछ दिमाग में और ही विचार आ गया कि ये बराबर नहीं है, अपनी प्रेस्टीज और जितनी फीस चार्ज करें उसी हिसाब से दम नहीं लग रहा है। देन ही वॉज रिमूव्ड। उसी प्रकार दूसरी भी, आप अगर मीटिंग में जाते हैं, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, फिर आप कहें मुझे इतने पैसे चाहिए पढ़ाने के, देन नो वन विल गिव यू। घर पे भी आप गेस्ट को रिसीव करते हैं, यू शुड बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली। कॉलगी सर ने मुझे इसमें बहुत प्रभावित किया है। ऑफ कोर्स यहाँ तो अपना यूनिफॉर्म है तो टी शर्ट ही पहननी पड़े, बट उसके अलावा जब भी मैंने लेक्चर्स दिए कहीं भी, तो पाई मैंने हमेशा टाई पहनी होती है, हमेशा टाई पहनी होती है, क्योंकि सर का वो एक स्टाइल रहा है जिसको मैंने कॉपी किया। एक और भी ऐसे टीचर्स थे, डॉक्टर चंद्रकांत टोपीवाला साहब, उनका भी ये कहना था कि टीचर को एकदम शार्प ड्रेस होना चाहिए, इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि तभी विद्यार्थी का आप पे ध्यान रहेगा, और आप जो बता रहे हैं तो ही विल टेक इट सीरियसली। आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके खुद के फ़ायदे के लिए वो ज़रूरी है कि वो आपको सीरियसली ले। तो इसलिए कपड़े भी बहुत शार्प पहना, अच्छे पहनना ये ज़रूरी है। जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें खासकर जो मेंस आंसर राइटिंग और मॉक इंटरव्यू के स्किल हैं, वो मैंने कॉलगी सर से पिकअप किए। उनकी खासियत ये थी, बड़े से बड़ी बात को एकदम एक आध सेंटेंस में ख़त्म कर दें। मान लीजिए कोई विद्यार्थी पूछे कि सर मेंस आंसर राइटिंग करते वक्त डायग्राम बनाना कितना ज़रूरी है, और वो एक लाइन में जवाब दे देते थे कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है तो उसका डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है। सो देन ऑटोमेटिकली उसमें बहुत 10 बातें और भी आ गई, अगर आप समझदार हैं और समझ सके। मॉक इंटरव्यू के अंदर भी काफ़ी स्किल, और उसमें खास बात ये थी कि कॉलगी साहब, क्योंकि वो तो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, अपने ज़माने में यूपीएससी के अंदर भी जो अलग अलग इंटरव्यूज़ होते थे उन पैनल में वो मेंबर के रूप, मतलब यूपीएससी में मॉक इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू का सिस्टम क्या होता है कि यूपीएससी के खुद के चेयरमैन या मेंबर वो उस पर्टिकुलर पैनल के हेड बनेंगे, और बाकी जो होते हैं वो प्रोफेसर ऑफिसर्स, उनको रखा जाता है, ऐसी पैनल बनती है। तो सर उन पैनल्स में भी थे। तो मॉक इंटरव्यू के बारे में अपनी जितनी मिथ्याएं हैं उसमें से बहुत सारी खंडित हुई, क्योंकि मैं कॉलगी सर के साथ बैठा और मैंने काम किया। फॉर एग्जांपल यूपीएससी के असली मॉक इंटरव्यू दे आर नेवर लाइक एमटीवी रोडीज़। वहाँ आलतू फालतू के कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। अगर उनको लगे कि ये बच्चा थोड़ा मतलब स्ट्रेस में आ गया है, खुल के बोल नहीं पा रहा है, तो जानबूझ के वो आपको आसान सवाल भी पूछते हैं, ताकि आपकी क्या हॉबीज़ है वगैरह, ताकि आप थोड़ा खुल के अपनी आपको बता सके। बिकॉज जो यूपीएससी पैनल है उसको ये समझ होती है कि हर एक गांव शहर से आया उसका इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा जितना कोई बड़ी कॉलेज के बच्चे का होगा। तो बहुत सारे आयाम हैं। कई बार हम अननेसेसरीली कुछ शॉर्ट्स और रील देख के अपने दिमाग में बैठ गया है कि ये ऐसा ही होना चाहिए इंटरव्यू के अंदर सक्सेसफुल कैंडिडेट, ऐसा कुछ नहीं है। और बाद में भी जब रिजल्ट आते हैं, और क्योंकि मैंने तो मॉक इंटरव्यू में उस विद्यार्थी को देखा बाद में वो सिलेक्ट हुआ है, तो मुझे तो पता कौन कितने पानी में था और कौन कितने मार्क्स से सिलेक्ट हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें वो मिथ्याएं हैं, और बार बार मैं आपको दोहराता हूँ
कि ये रॉयल एंट्री टॉपर्स के कुछ शॉर्ट्स और रील देख के अपने आप को आप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना में मत लाइए कि मुझसे तो ऐसा बोला नहीं जाता, मुझसे तो ऐसा बैठा नहीं जाता, मैं तो इतना स्मार्ट दिखता नहीं वगैरह, वो सब मिथ्या बातें। तो ये सब जितनी चीज़ें मैंने देखी सीखी समझी हैं उनके लिए मैं कॉलगी सर का आभारी हूँ। अलग अलग लेक्चर्स हैं तो अलग अलग एग्जाम्पल होने चाहिए। अलग अलग इंस्टीट्यूट में आप गए जिसमें अलग टॉपिक आपको दिया गया तो अलग, ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही चीज़ को छापा जा रहा है। कुछ टीचर्स क्या अपने को अपडेट नहीं करना उनको, लेकिन फिर उनका कैरियर की शेल्फ लाइफ हमेशा कम ही रहती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ उनसे समझने लायक है। मैंने आपको बताया सर तो मतलब वो पैसों के लिए वो नहीं पढ़ाते थे, वो ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट और सरकारी इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़े थे। अब जैसे जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम होती है, जो भी यूपीएससी लेती है और उससे ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर्स सिलेक्ट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हुई और कुछ ट्रेनिंग के लिए उनको स्टेट्स में भेजा जाता है। तो मान लीजिए ये जो विद्यार्थी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, दे आर प्रोबेशनर्स, आईएएस प्रोबेशनर्स, और उन्हें भेजा गया गुजरात में, जहाँ पर मान लीजिए उनको 3 महीने 6 महीने ट्रेनिंग लेनी होगी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो जाएंगे, आनंद का मॉडल समझेंगे, अमूल मॉडल, वो रिलायंस की रिफाइनरी देखेंगे वगैरह, और उसके बारे में जो उनको ट्रेनर अटैच किया गया वो सब बताएगा। ये जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म होने के बाद एक यूनिक बात ये होती है कि उन प्रोबेशनर्स ने एक प्रेजेंटेशन देना होता है ट्रेनर को कि हम गुजरात के बारे में क्या समझे। उसी तरह बाकी स्टेट में भेजे तो वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंटेशन देना होगा, और इसकी खास बात यह है कि ये प्रेजेंटेशन के हिसाब से इन प्रोबेशनर्स को मार्क्स मिलते हैं, और उस मार्क्स के हिसाब से उनकी आगे सीनियरिटी प्रमोशन में फ़र्क पड़ता है। तो मुझे किस्सा याद है, एक बार ये हुआ कि ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड होने का है, प्रोबेशनर को प्रेजेंटेशन देना था और उसके पास मैकबुक था। अब सरकारी इंस्टीट्यूट में जो भी प्रोजेक्टर होते हैं उसके अंदर आप जानते हैं वो विंडोज़ वाला पीसी से कनेक्ट होगा, मैकबुक वाले में से कनेक्ट हो भी जाए तो वो दिखाएगा नहीं या प्रॉब्लम्स आएगी। तो वो प्रोबेशनर बहुत परेशान हो गया, उसको डर लगने लगा, पूरा करियर उसको धुंधला दिखने लगा कि अब मैं तो प्रेजेंटेशन ही नहीं दे पाऊंगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे और मेरी सीनियरिटी और सब चीज़ को असर होगी। बट स्टिल कॉलगी सर ने उसको हौसला दिया कि भाई ये प्रेजेंटेशन आपके दिल में है, ये टीवी पे दिखा कि नहीं उसकी चिंता मत करो, तुम सीधा ही मुझे बताओ क्या समझे एंड आई विल गिव यू द मार्क्स। एंड ही वॉज वेरी न्यायोचित, उन्होंने उसका फैसला किया था। तो ये भी टीचर के अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। अननेसेसरी टू मच रूल अबाइडिंग, खासकर आप जाने कॉलेज के प्रोफेसर ज़रूरत से ज़्यादा चोंचलापन करते हैं तो इट इज़ नॉट हेल्पफुल। आप कोई भी संस्था में काम करते हैं, यू हैव टू मेक योर सेल्फ इंडिस्पेंसिबल। और अगर टीचिंग या कोचिंग की बात करें तो ऐसा विषय पकड़ना चाहिए जो बाकी लोग नहीं पढ़ा रहे हैं या जिसकी शॉर्टेज है। जब मैंने कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की तो गुजरात में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब के अंदर बहुत टीचर्स थे, तो काम ढूंढने भी जाओ तो मिले नहीं। और इकोनॉमी के अंदर टीचर्स ही नहीं थे। इकोनॉमी में टीचर्स मतलब ना के बराबर थे। एक प्रोफेसर रोहित शुक्ला साहब थे, लेकिन उनकी उम्र बढ़ रही थी तो वो हर जगह पर लेक्चर्स के लिए जा नहीं पाते थे। सो देन आई डिसाइडेड टू पिक अप द इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट। और फिर उस विषय को आप बहुत अच्छे से पढ़ाएं तो फिर आपका करियर उसमें स्टेबल और सेट रहता है। सो दैट वन शुड लर्न। इसके अलावा मैं आभारी हूँ डॉक्टर पिंकी पांड्या मैम। 2005 के आसपास का ज़माना में याद करूँ जब गुजरात यूनिवर्सिटी में कोई टीचर पावर पॉइंट से पढ़ाते नहीं थे, और अगर पढ़ाएं भी तो वो पावर पॉइंट वो विद्यार्थियों को नहीं देंगे कि ये लो बेटा और उससे रिवीजन में आपको सुविधा होगी, नहीं। ऐसा एटीट्यूड था, नहीं ये पावर पॉइंट तो मेरी शक्ति है, मैं अपनी शक्ति तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। लेकिन मैम हमेशा जो भी उन्होंने पावर पॉइंट बनाया विद्यार्थियों को दे देती थी, पढ़ने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। तो उससे मैंने सीखा, और बाद में जितने भी अपने लेक्चर वगैरह पावर पॉइंट्स, हैंड आउट मटीरियल बहुत कुछ आपको अवेलेबल है अपनी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे। अभी भी आपको जो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो लॉगिन वॉल के पीछे रहता है क्योंकि समझो कंपनी और उसके अपने कमर्शियल मोटिव्स रहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है, ये उपयोगी है, पावर पॉइंट से ढंग से पढ़ाया जाए। तो ये मैंने उनसे सीखा और उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। डॉक्टर सतीश व्यास साहब, उनकी खास बात ये थी कि नॉर्मली क्या होता है कि कॉलेज प्रोफेसर एक तरफ होते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो सक्सेसफुल टीचर्स वो दूसरी तरफ होते हैं। एंड नॉर्मली कॉलेज प्रोफेसर जब
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाएं तो यूजुअली या तो बच्चे बोर होने लगते हैं या उतना उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि लंबी लंबी कहानियाँ शुरू हो जाएं या बहुत ज़्यादा डीपर एकेडमिक चीज़ें पढ़ाई जाएं। लेकिन सतीश व्यास साहब को वो पूरी समझ थी कि कब कितना नाप तोल के पढ़ाना है, कितना बैलेंस करना है। तो विद इन 1 और 2 आवर्स उनको पता है कि इतने पेसिंग के साथ, इतने जोक्स के साथ ये टॉपिक इस टाइम पे एग्जैक्टली ख़त्म होना चाहिए, और वो एग्जैक्टली ख़त्म करते थे विदाउट बोरिंग द लर्नर। किसी को कितनी भी नफरत हो इस विषय से, ही कुड मेक यू फॉल इन लव विथ इट। तो ये चीज़ बहुत बेहतरीन थी सर की, क्योंकि सर ओल्ड स्कूल टीचर थे। मतलब वो वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखा के पढ़ाएंगे, मुश्किल से 4 या 5 बुलेट पॉइंट वो लिखते थे और उसके बाद पूरा टॉपिक पढ़ा देते हैं और आपके दिमाग में छप जाए। ये नहीं कि बहुत सारे स्लाइड्स बनाने पड़े वगैरह। मतलब ये भी एक समझो, जो रियल कुंफू मास्टर है, मेरा ये मानना है कि असली कुंफू मास्टर वो होगा जिसको कोई हथियार या तलवार की ज़रूरत नहीं, उसके हाथ ही उसके हथियार हैं। तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर वो ऐसा होगा कि जिसको कुछ लिखने की, कुछ पावर पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऑफकोर्स मुझे तो बहुत सारे पावर पॉइंट इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि विद्यार्थी भी तो सामने ऐसे होने चाहिए जो उनको बेसिक की चीज़ समझ नहीं आए कि मिनिस्टर और एमएलए के बीच क्या फ़र्क होता है। तो फिर तो स्लाइड बना के फ़ोटो दिखा के काम करना पड़े। लेकिन हाँ, ये मेरे हिसाब से चरम शिखर है जहाँ पर टीचर को पहुँचना है कि विदाउट एनी टीचिंग एड्स, मतलब कोई भी साधन या प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड, पावर पॉइंट, कुछ के बिना भी आप पढ़ा सके और सबको याद रखवा सके। दैट इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबिलिटी। इसके अलावा मैं याद करना चाहूँगा डॉक्टर योगेंद्र व्यास साहब को। दुख के साथ याद करना चाहूँगा इसलिए क्योंकि जीवन के आखिरी समय में उनकी और उनकी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और दोनों ने आत्महत्या कर ली। कभी भी हमें कुछ बताया नहीं, कहीं कुछ बोला नहीं। तो पूरे जितने भी उनके स्टूडेंट थे, हम काफ़ी, हमें शौक लगा। तो ये नेगेटिव आयाम होता है, मतलब जो मैंने आपको आगे बताया कि कीपिंग योर प्राइवेट लाइफ प्राइवेट, कि मुझे टीचर के रूप में अपने दुख दर्द किसी को बताने नहीं है, तो वो कब तक और कहाँ तक, तो उसकी क्या एक सीमा होनी चाहिए। तो वो भी कभी मैं सोचने बैठता हूँ तो मुझे काफ़ी दुख होता है उन्हें याद करके। डॉक्टर कीर्तिदा बेन, उनसे भी मैंने मैंने जो पढ़ा, और उनकी भी ये जो ख़ास बात थी, एकदम सिंपल तरीके से किसी को भी उस टॉपिक के अंदर वो इंटरेस्ट दिला दे, दैट वाज हर स्किल। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे मेरे लेक्चर्स या वीडियो देख के कि मेरा कैरेक्टर, वर्ल्ड व्यू या टीचिंग स्टाइल, तो कोचिंग इंडस्ट्री में घराना होता है, जैसे म्यूज़िक के घराने होते हैं, लखनऊ, आगरा, जो भी, तो ऐसे घराने होते हैं। एक होगा दिल्ली का घराना, दूसरे रीजनल घराने होंगे, जैसे गुजरात का हुआ, साउथ का अलग है। नॉर्मली प्रीलिम्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, जो असल फ़र्क आता है कि मेंस, निबंध और मॉक इंटरव्यू में कैसे जवाब की अपेक्षा है। तो ये सब घरानों का अलग अलग दिमाग चलता है। तो मेरा इस कारण से अलग चलता है, बिकॉज आई वॉज ट्रेन्ड बाई डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। और मैं इन सब का, और इसके अलावा भी जितने टीचर्स जिन्होंने मुझे स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक पहुँचाया है, मेरे करियर को शेप करने में मदद की, सबका आभारी हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ देम एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। On this beautiful Teachers' Day, I want to quote Mahatma Gandhi, who once said, "A true textbook for a student in his life are his teachers." For me, Mrunal sir and Pratik sir from Unacademy has played an important role in my life. The teachings has embedded me with important values such as patience, courage and wisdom. और मुन्ना सर, आपकी क्लासेस, आपकी नोट्स, इट्स वेरी यूनिक. I've never felt or I've never seen anything like this before in my UPSC journey. Or the personal guidance you give me, sometimes it has helped me a lot, and I will be always grateful for it. Or Pratik sir, as a student of history, your narration of historiography, your narration of facts has always helped me. It has helped me a lot to enlarge my horizon in the path of history, and I sincerely hope new adventures in the field of teaching awaits you both, and I wish you a happy Teachers' Day. Thank you.